हाल ही में फरहान अख्तर की फिल्म 120 बहादुर का टीजर रिलीज हुआ है। ये फिल्म साल 1962 में भारत चीन के बीच लड़े गए रेजांग ला युद्ध पर आधारित है। कैसे 124 जवानों ने 1000 से ज्यादा चीनी सैनिकों का सामना किया और उन्हें नतमस्तक होने पर मजबूर कर दिया। रेजांग ला की रूम कपकपाने वाली ठंड में 13 कुमाऊं रेजिमेंट की चार्ली कंपनी जिस तरह से लड़ी वो आज भी खून को गर्म करके रख देता है। उस कंपनी का नेतृत्व मेजर शैतान सिंह भाटी कर रहे थे। फरहान ने फिल्म में उनका ही रोल किया है। 120 बहादुर के टीजर की शुरुआत में कुछ फौजी जख्मी हालत में लौटते हैं। वो जो वृतांत बताते हैं उस पर किसी को यकीन नहीं होता। उन्हें कहा जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। वास्तविकता में भी ऐसा ही हुआ था। रेजांग ला के युद्ध से जीवित बचकर निकले सैनिकों पर किसी को भरोसा नहीं हुआ। यहाँ तक ऐसा भी कहा गया कि ये अपनी जान बचा कर भाग आए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि फरवरी 1963 तक किसी को इस युद्ध का पूरा आइडिया ही नहीं था। फरवरी में बर्फ पिघलनी शुरू हुई। लद्दाख का एक गडरिया इत्तेफाक से रेजांगला पहुंचा। वहां उसने जो मंजर देखा खौफनाक था। 113 भारतीय जवान बर्फ में दबे हुए थे। किसी के हाथ में बंदूक थी, किसी के हाथ में पट्टी। देखकर लगता था मानो अभी भी मोर्चे पर जुटे हुए हों। गडरिया वापस आया। उसने अधिकारियों को जानकारी दी। हालांकि रेजांगला से लौटे कुछ जवानों ने पहले भी कहानी सुनाई थी कि रेजांगला में क्या हुआ था, लेकिन तब किसी ने उनकी बात को ज्यादा महत्व नहीं दिया था। 124 सैनिकों ने चीन की 3000 वाली फौज को रोक दिया था। सुनने में असंभव लगता था। ये संभव कैसे हुआ? उस कहानी को जानने से पहले मेजर शैतान सिंह भाटी को जानना होगा। कैसे ये आदमी सिर्फ 18 दिन अपनी कंपनी के साथ रहा और उतने ही दिनों में हर एक जवान उनके ऑर्डर पर जान लुटाने को आतुर था। मेजर शैतान सिंह के व्यक्तित्व को समझने के लिए हमारे साथी यमन ने जय सामोता से बात की। जय ने मेजर शैतान सिंह की बायोग्राफी पीवीसी मेजर शैतान सिंह भी लिखी है। सुनिए उन्होंने क्या बताया। जैसा कि मैंने अपनी किताब में लिखा है कि मेजर शैतान सिंह जो थे उनके फादर जोधपुर स्टेट फोर्सेस में एक ऑनरी लेफ्टिनेंट कर्नल के रूप में रिटायर हुए थे और एक वो अवार्डी भी थे। उन्हें ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश इंडिया से नवाजा गया था। तो घर में वो एक माहौल था शुरू से। पर मेजर शैतान सिंह का जो फोकस था वो पढ़ाई पे कुछ ज्यादा था। और ये बात है करीब 1942 की, जब उन्होंने 10th पास की। और उनकी रुचि फुटबॉल में भी काफी ज्यादा थी और वो ऑब्वियसली फिजिकली काफी एक्टिव थे स्पोर्ट्स वगैरह में। परंतु उनका रुझान जैसे 10th पास करने के बाद उनके कई दोस्तों ने स्टेट फोर्सेस या पुलिस फोर्स में भर्ती करा ली अपनी। पर मेजर शैतान सिंह ने चुना कि मैं कॉलेज जाऊंगा। और वो कॉलेज गए। उन्होंने बीए की डिग्री की, जहाँ उन्होंने इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश की पढ़ाई की। और उसके बाद उन्होंने सोचा कि जो मैंने बैचलर्स डिग्री ले ली है इससे अब कुछ नहीं होगा, मुझे बैरिस्टर बनना है। आई वॉन्ट टू परसू लॉ। तो जोधपुर स्टेट फोर्सेस के एक ऑफिसर हुआ करते थे, कर्नल मोहन सिंह। वो उस टाइम मेजर हुआ करते थे। और उन्होंने आ, उन्हें जो है जोधपुर स्टेट फोर्सेस की दुर्गा हॉर्स, जो कि पहले बॉडीगार्ड स्क्वाड्रन हुआ करता था, उसके वो कमांडिंग ऑफिसर थे। तो मेजर शैतान सिंह क्योंकि फुटबॉल के एक तगड़े खिलाड़ी थे, वो एक स्पोर्ट्स कंपटीशन में खेल रहे थे, तो कर्नल मोहन सिंह भी वहां थे। तो उन्होंने मेजर शैतान सिंह को देखा और कहा कि तुम तो कर्नल हेम सिंह के बेटे हो। तो कोइंसिडेंटली कर्नल मोहन सिंह ने मेजर हेम सिंह, मतलब जब मेजर शैतान सिंह के फादर मेजर थे तो उनके अंडर सर्व किया था। तो वो उस तरीके से उनको जानते थे। तो उन्होंने कहा कि तुम कर्नल हेम सिंह के बेटे हो, तो तुम आगे क्या बनना चाहते हो। उन्होंने एक जनरल कॉन्वर्जेशन जो होती है दो लोगों के बीच में, एक दो मिलने वाले लोग, जब दो मिलने जुलने वाले लोग जो होते हैं आपके पिताजी के, वो आपसे पूछते हैं आप क्या करना चाहते हो, क्या नहीं करना चाहते। तो उन्होंने वैसे पूछा कि तुम क्या करना चाहते हो। तो मेजर शैतान सिंह ने कहा मैं तो बैरिस्टर बनना चाहता हूँ। तो कर्नल मोहन सिंह ने कहा कि तुम्हारे पिताजी तो इतने बड़े फौजी, क्योंकि उस जमाने में मेजर या लेफ्टिनेंट कर्नल बनना एक भारतीय के लिए बड़ी बात हुआ करती थी स्टेट फोर्सेस में भी। और उनके फादर को तो अवार्ड वगैरह भी मिले और वो शूटिंग में चैंपियन थे, सब कुछ थे। तो कर्नल मोहन सिंह ने उन्हें कहा कि तुम्हारे पिताजी तो फौजी है, तुम्हें भी फौजी बनना चाहिए, अपने परिवार की लेगेसी को आगे ले जाओ। तो मेजर शैतान सिंह को पहले तो काफी वो लगा कि यार मैं बैरिस्टर बनना चाहता हूँ, कुछ अलग करना चाहता हूँ जीवन में, और ये मुझे फौजी बनने का कह रहे हैं। तो उन्होंने कुछ दिन सोचा और अपना मन बनाया और वो दुर्गा हॉर्स में, क्योंकि कर्नल मोहन सिंह ने कहा था कि अगर तुम्हारा विचार बदले तो मेरे पास आना।
तो वो गए और फिर उनको दुर्गा हॉर्स में एज अ स्टेट ऑफिसर कैडेट के पद पे उनका जो है उनकी भर्ती हुई। और तब मेजर शैतान सिंह का करियर स्टार्ट हुआ एज अ स्टेट ऑफिसर कैडेट या एक फौजी के रूप में। तो जो दुर्गा हॉर्स थी वो एक कैवलरी यूनिट थी, यानी वो घुड़सवार सेना थी। और उसके बाद जब स्टेट फोर्सेस का भारत में विलय हुआ और भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई, तो उस समय भी मेजर शैतान सिंह ने कर्नल मोहन सिंह से पूछा कि सर मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं फौज छोड़ दूं या मैं इंडियन आर्मी में चला जाऊं। मतलब विलय हो रहा था और जितनी स्टेट फोर्सेस थी उनकी यूनिट्स को इंडियन आर्मी में मर्ज किया जा रहा था आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो मेजर शैतान सिंह के पास भी ये ऑप्शन आया। तो उन्होंने उसके बारे में जो उनका टेस्ट और जो कुछ परीक्षा थी वो सब दी और वो क्लियर हो गए। तो उन्होंने फिर पूछा वापस कर्नल मोहन सिंह से कि मुझे क्या करना चाहिए। तो कर्नल मोहन सिंह ने कहा कि तुम्हें फौज में ही जाना चाहिए। और मेजर शैतान सिंह ने इस तरीके से ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल पूना में जो था वहां उनका दाखिला हुआ। वहां के लिए वो चयनित हुए और वो वहां से ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल पूना गए और वहां उनका करीब 1.5 महीने का एक कॉम्प्लीमेंट एक कोर्स था कॉम्प्लीमेंट्री जो करना था उन लोगों को, वो उन्होंने किया। और वहां से वो जो कि वो घुड़सवार सेना में थे उससे वो पैदल सेना में कमीशन हुए कोटा उमेद इन्फेंट्री में। सितंबर का महीना था, द्रास में 1949 की बात है, द्रास में उनकी पोस्टिंग हुई। तो ये काफी गौर करने वाली चीज है कि द्रास जो है वो एक काफी हाई ऑल्टीट्यूड वाला इलाका है, उसकी ऊंचाई काफी ज्यादा है। तो वहां उनकी पोस्टिंग हुई और ठंड भी काफी रहती है, दुनिया का दूसरा सबसे ठंडा इलाका है द्रास। और उस समय जो है 1947-48 का जो युद्ध था पाकिस्तान के साथ वो बस खत्म ही हुआ था। और ऐसा कहते हैं कि उस समय भी कुछ कुछ छोटी मोटी चीजें हो जाती थी, कोई भिड़ंत या कुछ उस तरह की चीजें हो जाती थी। तो मेजर शैतान सिंह को द्रास में काफी कुछ सीखने को मिला। और मुझे जो मैं कह सकता हूँ इस चीज को कि जो 18-19 नवंबर को हुआ, मतलब 19 को तो खैर गुरुंग हिल पे लड़ाई हुई, 18 नवंबर को जो रिजांगला में लड़ाई हुई उसमें मेजर शैतान सिंह को इस चीज का काफी बेनिफिट रहा होगा, उनके एक्सपीरियंसेस का जो उन्होंने द्रास में सीखा था। करीब जो उनका 1.5 साल का टेन्योर रहा था कोटा उमेद इन्फेंट्री के साथ, उसमें जो उन्होंने सीखा था वो उनको जरूर एज ए कंपनी कमांडर रिजांगला में जरूर काम आया होगा। आप 18-19 नवंबर की दरमियानी रात की बात कर रहे थे। और ये अक्सर पढ़ने को मिलता है कि जो जवान थे हमारे उनको एक्सपीरियंस नहीं था ठंड का उतना। बारामूला से हाँ। शायद वो 2 दिन पहले ही शिफ्ट तो हुए थे। बात है मतलब अगर हम इसका थोड़ा सा पीछे का बैकग्राउंड देखें तो जो 1949 में जितनी हॉस्टिलिटीज हुई चाइना की तरफ से लद्दाख में, उसका एक फिर जो है डिसीजन लिया गया न्यू दिल्ली में कि हम लद्दाख में डिप्लॉयमेंट करेंगे। तो उन्होंने जो है पहले लद्दाखी ट्रुप्स और जो माउंटेनियस रीजन के ट्रुप्स थे, जिसको एक जैक मिलिशिया बोला जाता था, जम्मू एंड कश्मीर मिलिशिया, तो 7 जम्मू एंड कश्मीर मिलिशिया के ट्रुप्स को लद्दाख में डिप्लॉय किया। उसके बाद 14 जैक मिलिशिया को भेजा गया और फिर 114 ब्रिगेड जो री रेस की गई थी सिकंदराबाद के पास, उसको लद्दाख भेजा गया। तो उसमें सबसे पहले भेजा गया था 18 गुरखा राइफल्स को। और गुरखास जो थे वो जनरली आते थे माउंटेनियस रीजन से। तो ये इन सब चीजों का छोटा छोटा ध्यान रखा गया कि हमें पहले किस तरीके से डिप्लॉयमेंट करना है। तो उन्होंने पहले लोकल ट्रुप्स को भेजा, फिर माउंटेनियस रीजन्स के ट्रुप्स को भेजा कि जो उतनी ऊंचाई पे सरवाइव कर सके। फिर एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे प्लेन्स बटालियन को भेजने की बात की गई। तो उसके दरमियान 5 जाट जो रेजिमेंट है, 5th बटालियन द जाट रेजिमेंट, उसको भेजा गया। और जब वो वहां जाके सेटल होने लगे तो फिर ये पता चला कि हम दूसरी प्लेन्स बटालियन भी भेज सकते हैं। तो गुरखा राइफल्स 1961 के अप्रैल से वहां पर डिप्लॉय किया गया था। और फिर ये हुआ कि हमें लगने लगा कि चीन कुछ गड़बड़ कर सकता है। तो 13 कुमाऊं जो बारामूला में पोस्टेड थी उसको सितंबर के महीने में, लास्ट वीक ऑफ सितंबर में, उसको बारामूला से बाय रोड ले भेजा गया। और
सभी को ये लग रहा था कि अ, जब 13 कुमाऊं जो है वो लेह में रहेगी कुछ समय, और मार्च के महीने में वो चुशूल जाएंगे। तो कुछ प्लान ऐसा था कि चुशूल में जो 18 गोरखा राइफल्स पोस्टेड है उसको 13 कुमाऊं रिप्लेस करेगी, और तब तक उन 5-6 महीनों के लिए 13 कुमाऊं जो है वो रहेगी लेह में। परंतु हुआ ये कि 20 अक्टूबर को रात को चीन ने हम पर हमला कर दिया, 19-20 अक्टूबर की जो रात थी उस पे। और चीन ने जो हमला किया उससे हमें काफी नुकसान पहुंचा, दौलत बेग ओल्डी, गलवान और सिरजाप और दूसरी अन्य जगहों पर। तो 13 कुमाऊं को फटाफट काफी क्विक ऑर्डर्स, मतलब इंस्टेंट ऑर्डर्स पे चुशूल के लिए मूव किया गया। और करीब जो है धीरे धीरे करके पलटन आगे पहुंची, और तब तक जो पलटन का रेयर हिस्सा था, हर पलटन जब मूव करती है तो उसके 3 हिस्से होते हैं, एक एडवांस पार्टी होती है, एक मेन बॉडी होती है, एक रेयर होता है। तो रेयर जो है वो मेजर शैतान सिंह के अंडर बारामूला में थे, और मेजर शैतान सिंह क्वार्टर मास्टर थे जब पलटन बारामूला में थी। तो मेजर शैतान सिंह जो है वो बारामूला से श्रीनगर आ चुके थे, और वो वहाँ ड्यूटीज हैंड ओवर वगैरह जो अपना कर रहे थे और मूव की तैयारी कर रहे थे वहां से। और जब वो मूव की तैयारी कर रहे थे वहां से, तब उनकी पलटन ऑलरेडी चुशूल के रास्ते पे निकल चुकी थी। और जब पलटन चुशूल पहुंची तो सबसे पहले जो है चार्ली कंपनी के कमांडर हुआ करते थे BS लांबा, पर उनकी पोस्टिंग किसी कोर्स के लिए आ गई थी। तो कंपनी ऑफिसर प्रेम कुमार जो थे, लेफ्टिनेंट प्रेम कुमार, वो करीब आधी चार्ली कंपनी को लेकर उनको रेजांगला भेजा गया। और रेजांगला इससे पहले जो है, अगर रेजांगला का मैं थोड़ा आपको इतिहास बताऊं तो ये पोस्ट हमने बनाई थी फरवरी 1962 में। 18 गोरखा राइफल्स ने अपना एक सेक्शन सेक्शन यानी 10 जवानों को वहां तैनात किया था। और उसके बाद मई 1962 में 7 जैक मिलिशिया का एक प्लाटून जो था वो वहां जाकर उस पोस्ट की अ, उस पोस्ट पे उसको तैनात किया गया। उसके बाद सीधा हमने एक कंपनी को डिप्लॉय किया, चार्ली कंपनी ऑफ 13 कुमाऊं को वहां भेजा गया। तो मेजर शैतान सिंह करीब 27-28 अक्टूबर को चुशूल पहुंचते हैं, और उनको बोला जाता है कि आप जो है रेजांगला पे चार्ली कंपनी का नेतृत्व करने के लिए आपको हम एज ए कंपनी कमांडर रेजांगला भेज रहे हैं। तो मेजर शैतान सिंह ने अपनी क्वार्टर मास्टर ड्यूटीज जो है वो कैप्टन गुरदीप सिंह को हैंड ओवर की, क्योंकि लद्दाख में ये था कि जितनी फॉरवर्ड पोस्ट है, जो मेजर फॉरवर्ड पोस्ट है, उन पे एक्सपीरियंस ऑफिसर को पोस्ट किया जाएगा। ऐसे ही कुछ गलवान में भी हुआ था या सिरजाप पे भी हुआ था। तो वहां पर क्योंकि काफी यंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट प्रेम कुमार पोस्टेड थे, तो ब्रिगेड ने और बटालियन ने सोचा कि हमें एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर को उस रेजांगला जो लोकेशन है उस पर भेजना चाहिए। तो रेजांगला को अगर देखा जाए तो वो जो फीचर है वो करीब 16,000 की ऊंचाई से 17 साढ़े 17 हजार की ऊंचाई पर है। और वहाँ वो फीचर इतना बड़ा है, 3 किलोमीटर बाय 2 किलोमीटर उसकी लंबाई और चौड़ाई है। और वहां सिर्फ 124 जवानों की एक कंपनी बैठी थी, उनके पास एक मोटार सेक्शन था। मेजर शैतान सिंह वहां पहुंचते हैं, और कई बार अ, वो एक सवाल पूछा जाता है कि मेजर शैतान सिंह जो थे एज ए कंपनी कमांडर गए थे तो उन्होंने वहां क्या क्या किया। तो मेजर शैतान सिंह ने सबसे पहले जाके, जो मैंने जितने लोगों से सर्वाइवर्स थे या दूसरे लोग थे, लेफ्टिनेंट प्रेम कुमार एज ए ब्रिगेडियर रिटायर हुए, उनसे मैंने बात की, तो मुझे ये पता चला कि मेजर शैतान सिंह ने सबसे पहले जाकर वहां जो मोर्टार सेक्शन था उसकी पोजीशन चेंज की थी। तो इसके पीछे का अगर हम थोड़ा सा बैकग्राउंड देखें तो मेजर शैतान सिंह ने उन अर्ली 1950s में एक 3 इंच मोटार कोर्स किया था, और वो कई समय तक 6 कुमाऊं में और 13 कुमाऊं में मोटार प्लाटून कमांडर रहे थे। तो उनको मोटार के साथ काफी एक्सपीरियंस था। और इसके बाद ये हुआ था कि उन्होंने अपनी कंपनी की पोजीशंस को सेट किया, 7 प्लाटून, 9 प्लाटून, 8 प्लाटून को डिप्लॉय किया। और उसके बाद उन्होंने एक बार मुझे जो बताया गया है कि ओ ग्रुप मीटिंग हुई, ऑफिसर्स की मीटिंग हुई 13 कुमाऊं के चुशूल में, जहां 13 कुमाऊं का बटालियन हेडक्वार्टर था। तो मेजर शैतान सिंह ने ये बोला उस मीटिंग में
वो जनरली तेज आवाज में बात नहीं करते थे, वो बहुत कम बात करते थे, पर उन्होंने उस दिन काफी तेज आवाज में बात करते हुए कहा कि हमें और डिफेंसेस और एमिनिशन की जरूरत है। तो उनके सीईओ को ये पसंद नहीं आया कि मेरा एक ऑफिसर मुझसे तेज आवाज में बात कर रहा है, तो उन्होंने उन्हें डांट दिया। और मेजर शैतान सिंह इस तरह के आदमी थे, इतने शांत और शालीन आदमी थे कि उन्होंने मीटिंग के बाद हर एक ऑफिसर को पर्सनली उनके पास जाके सॉरी बोला कि मेरे कारण मीटिंग का माहौल खराब हुआ। दो कुछ एमिनिशन और डिफेंस का मटेरियल उन्हें प्रोवाइड किया गया चार्ली कंपनी को। चार्ली कंपनी को 1,000 मोर्टार बॉम्ब्स प्रोवाइड किए गए थे। और उसके बाद जब अगर हम 18 नवंबर की बात करें तो चाइनीज ने नेफा में तो अर्ली जो है मतलब सेकेंड वीक ऑफ नवंबर से अटैक्स चालू कर दिए थे वलोंग में और दूसरी जगहों पर लद्दाख में उन्होंने 18 नवंबर को पहला हमला किया। और उनका डिप्लॉयमेंट इतना मैसिव था, उन्होंने इतना ज्यादा बड़ा डिप्लॉयमेंट किया था लद्दाख में। एक अलाइड अलाइड डिटैचमेंट करके उनका डिवीजन था, वो वहां पर था। और उनके पास ऑटोमेटिक वेपन्स थे, उनके पास रिकॉइललेस गन्स थी, उनके पास रॉकेट लॉन्चर्स थे, मशीन गन्स थी। और हमारे पास 303 राइफल्स और एलएमजीज थी। और रिजांगला पे बस एक 3 इंच मोटार का सेक्शन था। चार्ली कंपनी जो थी वो रिजांगला पर उनकी जो 3 प्लाटून पोस्ट बनी हुई थी, तो हर प्लाटून पोस्ट के बीच में कम से कम 1 से 1.25 किलोमीटर का गैप था। और उस ऊंचाई पे 1 से 1.25 किलोमीटर चलना या दौड़ना बहुत मेहनत का काम होता है। 18 नवंबर को सुबह 3 से 4 बजे चाइनीज जो हैं वो एडवांस करने लगे रिजांगला की तरफ। और 13 कुमाऊं की चार्ली कंपनी जो वहां पोस्टेड थी, उसका जो एलपी था, ऑब्जर्वेशन पोस्ट और लिसनिंग पोस्ट जो आगे बने हुए थे, उन्होंने चाइनीज का एडवांस देखा और उन्होंने वेरी लाइट फायर किया वहां से। और वो वेरी लाइट फायर करते ही पूरी कंपनी जो थी 13 कुमाऊं की, जो है बेसिकली 13 कुमाऊं इज द फर्स्ट ऑल अहीर बटालियन। तो चार्ली कंपनी ऑब्वियसली पूरी अहीर कंपनी थी, तो सारे जितने अहीर्स थे चार्ली कंपनी के, दे गॉट अलर्टेड कि कुछ हुआ है। फटाफट तुरंत मैसेज पहुंचता है कि चाइनीज एडवांस कर रहे हैं। लिसनिंग पोस्ट पर हमला होता है। ग्रेजुअली जो चाइनीज है, चाइनीज एक ह्यूमन वेव फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते थे। ऐसा होता था कि 200-300 चाइनीज आ रहे हैं, वो हमला कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और मरते जा रहे हैं या घायल होते जा रहे हैं, पीछे से और 300 आ रहे हैं, फिर वो उनके साथ वो रिपीट होता रहता है और वो 300 और आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं। तो ऐसा करते करते चाइनीज ने अटैक करना चालू किया हमारी एक एक पोस्ट पे। उन्होंने तीनों प्लेटून पे, सबसे लास्ट में 9th प्लेटून पे अटैक हुआ था, उन्होंने 8th प्लेटून पे फॉरवर्ड जो है अटैक किया। 7 पे उन्होंने फॉरवर्ड अटैक किया, 9 पे फॉरवर्ड अटैक किया। तो उन्हें समझ आ गया कि सामने से हम अटैक करेंगे तो हम इस मतलब पोजीशन को ओवररन नहीं कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने पीछे से, यानी जो साइड्स हैं रिजांगला की, फ्लैंक्स जिन कहेंगे, फ्लैंक से अटैक करने का प्लान बनाया। और उन्होंने पीछे से आके 7 प्लाटून 8 प्लाटून, बिकॉज वो दोनों फ्लैंक्स पे थे, उन्हें खत्म किया। उसके बाद उन्होंने कंपनी हेडक्वार्टर्स और 9 प्लाटून की तरफ एडवांस किया। उन्हें पीछे से उन्होंने अटैक किया और दोनों तरफ से अटैक करने की कोशिश की। मेजर शैतान सिंह को तब तक, बिकॉज ही वॉज द कंपनी कमांडर और वो अपने ट्रुप्स का जो है प्रॉपरली कमांड करने के लिए और उनको उनका मोराल बढ़ाने के लिए इधर से उधर एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे जा रहे थे। और उस समय उन्हें एक गोली उनके लेफ्ट आर्म पर लगी। उसकी चिंता किए बगैर वो अपने ट्रुप्स का मोराल बढ़ाते हुए इधर उधर जा रहे थे और कंटिन्यूअसली वो, मतलब वो रुक नहीं रहे थे। ही वॉज कंटिन्यूअसली लीडिंग द फाइट, द बैटल। और इसके बाद जो है हमला और ज्यादा इंटेंस हुआ। चाइनीज जो है रॉकेट लॉन्चर्स, मशीन गन्स और रिकॉइललेस गन लेकर रिजांगला पहुंच गए। 8 प्लाटून पोजीशन की तरफ से जो है मशीन गन्स का फायर कंटिन्यूस चालू हो गया। और मेजर शैतान सिंह को भी इसी बीच एक बर्स्ट लगा उनके
लोअर एब्डोमेन में, और उन्हें पता ही नहीं चला स्टार्टिंग में कि क्या हुआ है। वो एकदम आगे जाते जाते गिर गए। तो दो जवान उनके पास थे, जय नारायण और फूल सिंह। तो उन्होंने उनको बचाने की कोशिश की, वो उन्हें उठाते हैं, और इधर उनके रेडियो ऑपरेटर होते हैं रामचंद्र। तो मेजर शैतान सिंह जो है वो रामचंद्र को कहते हैं कि तुम जाओ और जितने भी हमारे सोल्जर्स बचे हैं उन्हें इकट्ठा करो और डिफेंस प्रिपेयर करो। तो रामचंद्र वहां जाते हैं और मेजर शैतान सिंह को जय नारायण और फूल सिंह एक सेफ लोकेशन पे ले जाने की कोशिश करते हैं, और मेजर शैतान सिंह उन्हें कहते हैं कि तुम मेरी चिंता मत करो, तुम अपनी जान बचाओ, और मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूं तुम जाओ यहाँ से और बटालियन हेडक्वार्टर्स को संदेश दो कि यहाँ किस तरह की लड़ाई हुई है। इतने में रामचंद्र जो है वो वापस आते हैं, वो देखते हैं मेजर शैतान सिंह को, और मेजर शैतान सिंह उन्हें भी सेम ऑर्डर देते हैं कि तुम जाओ अपनी जान बचाओ और बटालियन हेडक्वार्टर्स को बताओ। और इधर जो है चाइनीज ओवर पावर कर चुके होते हैं पूरे रजांगला टेरेन को, उस पूरे फीचर को। हमारा जो मोटार सेक्शन था वहां वो ग्रेनेड्स डालते हैं, ग्रेनेड लॉब करते हैं। तो मोटार सेक्शन की अगर मैं तारीफ करते हुए ये कहूंगा कि उन्होंने 1000 में से 993 बॉम्ब्स जो हैं मोटार के, वो पिन पॉइंट फायर किए थे चाइनीज पे, जो कि एक बहुत बड़ी बात होती है। और उसके जो कमांडर थे राम कुमार, वो गंभीर रूप से घायल हुए और वो बेहोश हो गए। तो चाइनीज ने उन्हें समझा कि ये तो मर चुके हैं, तो वो उन्हें छोड़ देते हैं। और चाइनीज जो हैं, टोटल जो रेजांगला में जितने 124 ट्रुप्स थे उनमें से 5 लोगों को बंदी बनाकर ले जाते हैं। और उसमें उन बंदियों में एक जमादार रामचंद्र थे, और शहीद और बाकी के जितने जवान थे वो सब उस लड़ाई में वीरगति को प्राप्त होते हैं। अ, कहा जाता है कि रेजांगला से सिर्फ 13 या 14 व्यक्ति जो थे, मतलब हीर जो थे, वो वहां से जीवित बचकर आए। और जिनमें से जो 5 कैदी जो चीन लेके गया था उनमें से एक की मृत्यु चीनी कैंप में हो जाती है, और 4 को जो है वो मई 1963 में लौटा देते हैं। और चार्ली कंपनी जो वहां पर शहीद हुई थी पूरी, उसमें मेजर शैतान सिंह को परमवीर चक्र प्राप्त हुआ, और 8 उनके जो साथी थे उनको वीर चक्र प्राप्त हुआ, और 4 को सेना मेडल से नवाजा गया। तो ये जो लड़ाई है, इसमें सबसे बड़ी जो चीज इसे कहा जाता है लास्ट मैन लास्ट राउंड की लड़ाई थी, क्योंकि पूरी जो ऑलमोस्ट कंपनी है 124 में से आ, चार्ली कंपनी के 108 जवान वहीं शहीद हो जाते हैं। 2 जवान जो हैं वो डेल्टा कंपनी के, उन्हें वो पेट्रोल पे आते हैं जब, क्योंकि चार्ली कंपनी का जितना संपर्क था बटालियन से टूट जाता है, तो डेल्टा कंपनी को कहा जाता है कि तुम एक पेट्रोल भेजो और चेक करो कि चार्ली कंपनी के साथ क्या हुआ है। तो चाइनीज उस पेट्रोल को एम्बुश कर लेते हैं, और उनमें से 2 जवानों की वहां वो मृत्यु हो जाती है उस एम्बुश में। तो कुल मिला के 110 जवान इस लड़ाई में शहीद होते हैं। और फरवरी 1963 की बात है, इनकी जो डेड बॉडीज है वो रिजांगला से मिलती है, और किसी को विश्वास नहीं था कि चार्ली कंपनी जो है उसने इस तरह की लड़ाई लड़ी है। वो जब फरवरी में 1963 में जब ऊपर रेजांगला पे जाती है रेड क्रॉस और इंडियन आर्मी की टीम, जो वहां जाकर देखती है कि इस तरह की लड़ाई हुई है, जो मंजर था वहां का, मतलब एक भी डिफेंस जो था वो ऐसा नहीं था जहां पर हमला ना हुआ हो। हर मोर्चे पे लड़ाई हुई, हर मोर्चे में जो सैनिक थे वो शहीद हुए। वहां से बॉडीज लाई गई, 97 बॉडीज वहां से मिली, इंक्लूडिंग मेजर शैतान सिंह। फरवरी के मध्य में चुशूल हवाई अड्डे के पास उनका अंतिम संस्कार किया गया, जहां रिजांगला मेमोरियल बना। बाद में मेजर शैतान सिंह की बॉडी को जोधपुर भेजा गया, जहां उनका पूरे रीति रिवाज और मिलिट्री ऑनर के साथ उनका दाह संस्कार हुआ। और ये लड़ाई जो है वो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैटल्स इन द मॉडर्न मिलिट्री हिस्ट्री के तौर पर उभर कर आई। तो जो रेजांगला में
जिस तरह की लड़ाई हुई, वो लड़ाई इंडियन आर्मी ने न तो पहले कभी देखी थी, और मुझे लगता है कि इस तरह की लड़ाई शायद और किसी युद्ध में बाद में नहीं हुई। जी। सर आप बता रहे थे कि कुछ जवान जो बचकर आ गए थे वहां पे हाँ उस युद्ध से, और ये पढ़ने को मिलता है कि उन्होंने जो मंजर बताया कि जो कुछ हुआ था, कि मेजर शैतान सिंह जी की आंतड़ियां निकल गई थी हाँ। बेल्ट के ऊपर से, और ये सब कुछ हुआ था, और कोई मान नहीं रहा था कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, ये कहानी बना रहे हैं क्या। सो हुआ ये था कि मेजर शैतान सिंह को सबसे पहले हाथ में गोली लगी थी, उसके बाद भी वो लड़ाई में इन्वॉल्व रहे काफी टाइम तक। उसके बाद जब उनको एब्डोमेन में गोली लगी तो वो बस्ट लगा उन्हें, और कोट पार का उन्होंने पहन रखा था, तो उन्हें पहले तो उनकी आंखों के सामने दिखाई नहीं दिया क्या हुआ, क्योंकि गर्म खून था, उन्हें चोट का मतलब चोट महसूस नहीं हुई उतनी ज्यादा। परंतु बाद में जब जवानों ने देखा, उनको जब पेट में दर्द हुआ तो उन्होंने जवानों ने देखा, तब पता चला कि उनके जो एब्डोमिनल कैविटी से सब कुछ बाहर आ चुका था, और वो बस एक बेल्ट और उस कोट पारका के कारण वहां रुका हुआ था, बाकी सब कुछ वो उनका जो पेट है वो फट चुका था। और क्योंकि डेड बॉडीज तुरंत नहीं मिली, तो लोगों ने विश्वास नहीं किया था कि ऐसा कुछ हुआ होगा। तो इसलिए ये भी कहा जाता है कि कई सैनिकों की कहानियों पर विश्वास नहीं किया गया कि इस तरह की लड़ाई हुई, परंतु जब वो डेड बॉडीज मिली और जब लोगों ने वहां का मंजर देखा, तब लोगों ने विश्वास किया। उस जगह की फोटोग्राफी हुई, उस जगह की उस जमाने में वीडियोग्राफी तक हुई। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो जो है वो वहां पर सिने और फिल्म कैमरास लेकर गया था, और उसके बाद ये इस चीज को पूरी तरीके से एक्सेप्ट किया गया कि हाँ, ये लड़ाई सच में उस तरीके से हुई है। इस युद्ध के 1 या 2 दिन बाद चीन की तरफ से सीज फायर का ऐलान हुआ था। हुआ ये था कि जब 1960 में भारत ने फॉरवर्ड पॉलिसी बनाई और उसको 61 के जो 1961 तक वो इम्प्लीमेंटेशन उसका जो चालू हुआ, तो चीन ने मतलब चीन इस चीज से खुश नहीं था कि भारत जो है वो फॉरवर्ड पोस्ट कंटिन्यूअसली बनाया जा रहा है। तो भारत को चीन चाहता था कि हम भारत को एक करारा जवाब दें, और रेजांगला की जो पोस्ट है वो भी चीन की जो क्लेम लाइन थी उस पर आती थी। तो अ, चीन को जो है अक्टूबर और नवंबर का जो विंडो मिला था, उसमें जब उसने हमला किया था, तो उसने गौर करने वाली बात है कि उसने चुशूल में, या डीबीओ ले लीजिए, गलवान ले लीजिए, या हॉट स्प्रिंग्स का इलाका ले लीजिए, उसने उन्हीं पोस्ट पर अटैक किया था जहां पर हमारी आउटपोस्ट थी, और उन आउटपोस्ट से या फॉरवर्ड पोस्ट से चीन की क्लेम लाइन को खतरा था। उसके अलावा उसने कहीं दूसरी जगह पर अटैक नहीं किया। इसका एक मैं क्लासिक एग्जांपल अगर आपको बताऊं, तो चुशूल में जो 3 मेजर इंपॉर्टेंट पोस्ट थी चुशूल एयरफील्ड को डिफेंड करने के लिए, वो थी गुरुंग हिल, उसके बीच में आता था स्पांगर गैप, और उसके पास थी मगर हिल, और मगर हिल के पास में था रेजांगला। तो चीन ने जो है गुरुंग हिल पर अटैक किया, क्योंकि वो उसकी क्लेम लाइन के लिए खतरा था। चीन ने हमारे स्पांगर गैप की पोस्ट में हमला किया, और चीन ने रेजांगला पर हमला किया। परंतु चीन ने जो है मगर हिल पर कोई हमला नहीं किया, उसने बस आर्टिलरी शेलिंग वहां पर की। और उसने हमारी दूसरी और भी पोस्ट थी जहां पर वन जाट के जवान तैनात थे, वन जाट लाइट इन्फेंट्री के, उन पोस्ट पर भी उसने कोई हमला नहीं किया। तो इससे ये पता चलता है कि जो चीन था उसका एक मोटिव क्लियर था कि मुझे भारत की फॉरवर्ड पोस्ट को हटाना है, और उसने वो किया, और उसके तुरंत बाद उसने सीज फायर का ऐलान कर दिया, क्योंकि उसे ये लगा था कि भारत, इससे हम भारत को डरा देंगे। और उन्हें कहीं ना कहीं ये लगा कि वो भारत की फॉरवर्ड पोस्ट हटा के ये अपना जो है मोटिव वो अचीव कर चुके हैं, इसलिए उन्होंने वो सीज फायर किया। और जो चीनी जो ट्रूप्स है जिन्होंने हमला किया 18-19 की रात, उसका एक एग्जैक्ट नंबर पढ़ने को नहीं मिलता। कई जगह 1900 है वो आंकड़ा, कई जगह 3000 है, कई जगह 5000 भी कोट किया हाँ, गया है। तो सबसे पहला जो नंबर निकल के आता है वो है कि चीन ने चीन का जनरली एक रेशो हुआ करता था, 1:10 की रेशो में वो हमला करता था। जैसे उसने दूसरी कई
अदर लोकेशंस थी लद्दाख में, नॉर्दर्न सेक्टर में या मिडिल सेक्टर में, वहां पर भी उसने जैसे 10 जवान की पोस्ट है तो वहां 100 से 150 जवानों को लेकर वो हमला करता था। परंतु रेजांगला में, क्योंकि रेजांगला काफी ऊंचाई पर था और रास्ता जो था नीचे से ऊपर चढ़ने का वो काफी डिफिकल्ट था, तो उसने वहां कम से कम, ऐसा बताया जाता है कि करीब करीब 3,000 की नफरी में हमला किया था। और इंडियन गवर्नमेंट के मुताबिक जो उनके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं तो उसमें लिखा गया कि हमारे जवानों ने जितनी कैजुअलिटीज खुद पर ली उससे कम से कम 4 से 5 गुना कैजुअलिटीज चाइनीज की। यानी हमने करीबन जो है 4 से 5 गुना ज्यादा चीनी सैनिक मारे हमारे सैनिकों ने रिजांगला में। तो ये कुछ नंबर्स हैं। एक्चुअल नंबर्स किसी बैटल में जो है एनिमी कैजुअलिटी का निकालना काफी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि चीन के पास इतनी ज्यादा नंबर में सेना थी उस जगह पर। तो वो अपनी डेड बॉडीज भी लेकर गए। पूरी जो बैटल ऑफ चुशुल हुई जिसमें ये सारी लड़ाई आती है, बैटल ऑफ रिजांगला और बैटल ऑफ गुरुंग हिल, उसका कहा जाता है कि हमने करीब 1,000 से ज्यादा चीनी सैनिकों को मार गिराया वहां पर। वो बैटल ऑफ चुशुल 2 दिन लंबा चला, 18-19 नवंबर को। रिजांगला की लड़ाई है वो 18 नवंबर के अर्ली आवर्स में ही खत्म हो गई थी, क्योंकि हमारी जो पूरी कंपनी है वो वीर गति को प्राप्त हुई थी वहां पर। तो जो ऑफिशियली रिकॉग्नाइज है वो है 4 से 5 गुना ज्यादा हमने कैजुअलिटीज चीन पे की थी। बिल्कुल, फिल्म देखकर ही अपनी राय बनाएं। बाकी इस बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपके समय बहुत के लिए बहुत 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 धन्यवाद शुक्रिया सर। आपका मुझे मौका देने के लिए। बहुत वैल्यूएबल इनपुट्स दिए आपने। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर योर टाइम। फरहान अख्तर की फिल्म 120 बहादुर को रजनीश रेजी घई ने डायरेक्ट किया है। ये 21 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। ये जानकारी आपके लिए जुटाई थी मेरे साथी यमन ने। मैं हूं गरिमा, आप देख रहे हैं लल्लन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।